Hello everyone, welcome to my YouTube channel DSSB PGT Political Science. My name is Nikita Mittal and currently I am working as TGT Social Science in Delhi Government School. So इन वीडियोस के माध्यम से हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो भी सिलेबस पूछा जाता है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो हमारी सीरीज चल रही है वो एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसकी चल रही है। अभी फिलहाल उसका चैप्टर 4 चल रहा है। जो पुरानी बुक है उसमें चैप्टर 4 और जो न्यू बुक है उसमें चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा पार्ट है जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में क्या क्या देखा था। सो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, पावर यानी कि यूएस हेजेमनी के बाद कुछ सेंटर्स पावर के उभर के आए। कुछ और कंट्रीज थी जो और ज्यादा पावरफुल हो गई, कुछ ने ग्रुप्स बना लिए और वो ग्रुप्स में जो है ग्रुप बना के वो एक साथ इकट्ठे हुए और जिससे क्या है वो ग्रुप्स पावरफुल हो गए। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल डिसीजंस में उन सबका इन्फ्लुएंस जो है धीरे धीरे बढ़ गया। अब चाइना की बात करें कि चाइना को हम किस तरीके से इमर्जिंग पावर के रूप में देखते हैं या फिर एज अ चैलेंज टू यूएसएस हेजेमनी देखते हैं। चाइना का इंसेप्शन हुआ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना 1949 में जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन चलाया गया माओ के द्वारा। इसकी इकोनॉमी जो है उसको वहां पर सोवियत मॉडल अपनाया गया यानी कि सोशलिज्म को अपनाया गया। देखेंगे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ अंडर माओ लीडरशिप। चाइना अडॉप्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट टू क्रिएट अ स्टेट ओन्ड state owned heavy industry sector from the capital accumulated from the agriculture। इनका क्या है, एग्रीकल्चर सेंटर जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड था और इनकी जो अर्निंग थी बहुत ज्यादा होती थी एग्रीकल्चर से। अब इन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर से कैपिटल यानी कि पैसा इकट्ठा करके इन्होंने ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया और ये जो इंडस्ट्रीज थी वो स्टेट ओन्ड थी क्योंकि ये कौन सा सिस्टम अपनाते हैं, सोशलिज्म का। चाइना यूजेस ऑल इट्स रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन अ स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। तो उन्होंने इतना ज्यादा अपनी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बढ़ाया जो कि पहले कभी नहीं थी एक साथ। अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों चाहते थे, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे इनके पास बहुत ज्यादा तादाद में टेक्नोलॉजी आएगी तो ज्यादा से ज्यादा ये ग्रो कर पाएंगे। और इन्होंने साथ में सिर्फ इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया, जो अपने सिटीजन्स थे उनके लिए भी इन्होंने अश्योर किया कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सोशल वेलफेयर हो। एंड चाइना मूव्ड अहेड ऑफ मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एजुकेटिंग इट्स सिटीजन्स एंड एंश्योरिंग बेटर हेल्थ फॉर देम। तो माओ ने बहुत सारे प्रयास किए कि ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, सोशल वेलफेयर किया उन्होंने और साथ में अपने जो सिटीजन्स थे उन्हें एजुकेट किया और बेटर हेल्थ उनके लिए इंश्योर की। क्योंकि माओ जानते थे कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो पहले सिटीजन्स का भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। जब सिटीजन्स जो है वो एम्प्लॉयड होंगे तो ही कोई कंट्री जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो देखेंगे राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स इन चाइना और क्या क्या रिफॉर्म्स जो है वो बाद में किए गए। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। पहले क्या है, चाइना बहुत ही आइसोलेट रहता था, इन्होंने फ्री ट्रेड वाला सिस्टम नहीं अपना रखा था। क्यों? क्योंकि ये सोशलिज्म को मानते थे। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1972, जब इन्होंने यूएसए के साथ अपने रिलेशंस बना लिए तब इनके जो आइसोलेशन वाली पॉलिसी थी वो खत्म हो गई। प्रीमियर जो एन लाई ने 4 मॉडर्नाइजेशन के स्तंभ दिए। प्रपोज्ड 4 मॉडर्नाइजेशंस, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए। साथ में इन्होंने मिलिट्री को भी मॉडर्नाइज करने का फैसला किया। प्रपोजल रखा कब? 1973 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट फोर मॉडर्नाइजेशन was proposed by whom? तो जॉन एन लाई। इन्होंने कौन कौन से किए थे? एग्रीकल्चर में होना चाहिए मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्री में होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और साथ ही मिलिट्री में और मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद आते हैं डेंग सियोपिंग। इन्होंने पॉलिसी अपनाई ओपन डोर पॉलिसी यानी कि अब जो ट्रेड है वो आराम से हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध ट्रेड पर नहीं है, इंपोर्ट हो सकता है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी हो सकता है। अब इन्होंने पॉलिसी अपना ली ओपन डोर पॉलिसी
और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए बहुत सारे चाइना में। कब? 1978 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से लीडर ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई चाइना में और कब अपनाई? तो 1978 में डेंग शियोपिंग ने अपनाई। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कब पहली बार प्राइवेटाइज किया गया? 1982 में, क्योंकि पहले जो एग्रीकल्चर था वो स्टेट ओन्ड था। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोशलिज्म अपनाया हुआ था। तो सोशलिज्म अपनाने में इन्होंने सारी चीजें स्टेट ओन्ड रखी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो और कोई सा भी दायरा हो, उन्होंने हर चीज जो है पहले स्टेट ओन्ड रखी हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है चाइना में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कब आया? 1982 में। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री कब हुआ? इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन कब हुआ? 1998 में। ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वेयर फॉरेन इन्वेस्टर कुड सेट अप एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? SEZ स्टैब्लिश कर दिए ताकि फॉरेन इन्वेस्टर जो है अपनी जो इंडस्ट्री है उनको सेटअप कर सके और इनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। तो चाइना ने 2001 में WTO की सदस्यता ले ली। चाइना एक्सेशन टू द WTO इन 2001 एंड चाइना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया किसके लिए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो FDI यहाँ पे होना शुरू हो गया। अब क्या है? बहुत सारी कंट्रीज जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती थी चाइना में। चाइना हैज लार्ज फॉरेन एक्सचेंज। अब क्या है? चाइना के पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आने लगा। दैट नाउ अलाउ इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। अब इनके पास बहुत सारा जो है फॉरेन एक्सचेंज आ गया, फॉरेन मनी आ गई। अब जिससे क्या है वो और कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता था। तो ये सारे रिफॉर्म्स हुए। उसके बाद देखोगे डाउन साइड ऑफ चाइनीज रिफॉर्म। डाउन साइड ऑफ चाइनीज रिफॉर्म, नॉट एवरीवन इन चाइना हैज रिसीव्ड द बेनिफिट्स ऑफ रिफॉर्म्स। सभी लोगों को ये जो रिफॉर्म्स हुए उनके सभी लोगों को बेनिफिट नहीं मिले। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज लगी। लगने से क्या हुआ? जो लोग पहले छोटे मोटे कामों में लग के पैसा कमा लेते थे, अब इंडस्ट्री लगने से क्या है? बड़ी बड़ी मशीनरी स्टैब्लिश हो गई। और साथ साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया। इससे क्या है? चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया विद नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स। इससे क्या है? चाइना में जो है जॉब्स जो है वो खत्म होने लगी। अब फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क आर नॉट सेटिस्फैक्टरी। फीमेल्स को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था। राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन रेजिडेंट एंड कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंसेस। तो क्या हुआ? इकोनॉमिक इक्वालिटी बढ़ गई। जब भी कैपिटलिज्म आता है और इंडस्ट्रीज वगैरह लगती है तो क्या है? जो लोग रिच हैं वो और रिच होते चले जाते हैं, जो लोग पुअर हैं वो लोग और डाउन होते चले जाते हैं, वो और ज्यादा पुअर होते चले जाते हैं। क्योंकि जो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी तो उतनी ही है और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। तो जिनके पास, जो इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो और ज्यादा रिच होते चले जा रहे हैं और जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर होते चले जा रहे हैं। तो ये जो रिच और पुअर का डिफरेंस है वो रूरल और अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। यानी कि जो लोग सिटीज में रहते हैं वो कहीं ना कहीं रिच हैं और जो लोग गांव साइड एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, वो और ज्यादा पुअर हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। इतना ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट हुआ कि एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा क्या हुआ? नुकसान हुआ। इन्होंने इतना ज्यादा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतना रैपिड डेवलपमेंट किया जिससे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। करप्शन इंक्रीज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल लाइफ, और साथ में करप्शन को भी बढ़ावा मिला। अब हम देखेंगे चाइना एज द इमर्जिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड। चाइना किस तरीके से वर्ल्ड की एक इमर्जिंग पावर है। कैसे? चाइना जो है बहुत बड़ा साइज है चाइना का, ह्यूज साइज इन टर्म्स ऑफ एरिया। जो एरिया है चाइना के पास वो बहुत बड़ा है। बिकेम अ मेंबर ऑफ WTO इन 2001। ये 2001 में जो है मेंबर बन गया था WTO का। इसके पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये जितनी भी इकोनॉमी लार्जेस्ट इकोनॉमी है उनमें से एक इकोनॉमी चाइना की भी मानी जाती है। जापान, US, आसियान एंड रशिया हैव फॉरगॉटन देयर आउटस्टैंडिंग इशू विद चाइना अहेड ऑफ ऑल ट्रेड। जो
इनके बीच डिस्प्यूट थे, जापान, यूएस, आसियान कंट्रीज और रशिया के साथ चाइना के जितने डिस्प्यूट थे वो सब कहीं ना कहीं भूल गए। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेड करना था चाइना के साथ। तो जब इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर लिया, अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया कि ये लोगों जो और कंट्रीज थी इनके साथ अब क्या करना चाहती थी, ट्रेड करना चाहती थी। तो रिलेशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। चाइना इज अ न्यूक्लियर पावर कंट्री नाउ। चाइना के क्या है, अब चाइना के पास अपनी न्यूक्लियर पावर है, तो हर कोई वैसे ही नहीं छेड़ सकता। चाइना इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। चाइना जो है परमानेंट मेंबर है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि बहुत बड़ी बात है। टोटल 5 मेंबर हैं, जिसमें से चाइना भी एक मेंबर है। इंडिया लगा हुआ है कि उसको मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन अभी तक उसको इंडिया को मेंबरशिप नहीं मिली है। तो चाइना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके पास परमानेंट मेंबरशिप है। China contributed to the stability of the ASEAN economies after the 1997 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जब आसियान इकोनॉमी में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कहीं ना कहीं चाइना ने उस चीज में कंट्रीब्यूट किया। यानी कि चाइना अब दूसरी कंट्रीज की भी हेल्प कर रहा है। वो भले ही अपने फायदे के लिए करता हो, लेकिन फिर भी कर रहा है। इट इज मोर आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट एंड एड पॉलिसीज इन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड इंक्रीजिंगली प्रोजेक्टिंग इट एज अ ग्लोबल प्लेयर। और आज के टाइम पे हम देखेंगे तो लैटिन अमेरिका में इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, अफ्रीका में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, और अब तो श्रीलंका, पाकिस्तान और आसपास के बहुत सारे जो बॉर्डर कंट्रीज हैं इसके हर किसी की क्या है, हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि कहीं ना कहीं ये एक इमर्जिंग पावर के रूप में उभर के सामने आए और ये दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाए। तो ये हम आए दिन न्यूज में भी देखते रहते हैं, करंट अफेयर्स में भी देखते रहते हैं कि किस तरीके से चाइना जो है, जो आसपास की और छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको कंट्रोल करता जा रहा है। जिसको लोन की जरूरत है उसको लोन देता है और कहीं ना कहीं उनके डिसीजंस में इंटरफेयर भी करता है। अब हम देखेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया चाइना रिलेशन, हमारे इंडिया जो है, इंडिया और चाइना का जो है बॉर्डर लगता है, तो इनके इंडिया और चाइना के रिलेशंस देखते हैं। एरियाज ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट कहां कहां पर है। इंडिया एंड चाइना इन्वॉल्व इन डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950। जब सबसे पहली बार जो डिफरेंसेस आई इंडिया और चाइना में, तो कब आए, जब चाइना ने तिब्बत को अपने में शामिल कर लिया था 1950 में, उस पर कब्जा कर लिया था। चाइना एंड इंडिया वर इन्वॉल्व्ड इन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन 1962। तो चाइना और इंडिया में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1962 में ओवर कंपीटिंग टू टेरिटोरियल क्लेम्स प्रिंसिपली इन अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, जो कि लद्दाख में अक्साई चीन रीजन, यहां पर दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और 1962 में इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिजर्व्स हैड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया चाइना रिलेशंस। तो इससे क्या हुआ, इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट आया इंडिया और चाइना के रिलेशंस में। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज वर डाउनग्रेडेड अंटिल 1976। और इन दोनों के रिलेशन जो है बहुत ज्यादा खराब रहे। जब 1962 का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद ये कम से कम 14-15 सालों तक ये रिलेशंस जो है वो बहुत ज्यादा खराब रहे। रिसेंटली द रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज हैव टेकन अ डाउन साइड ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट। और धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ती रहती हैं और अभी भी कहीं ना कहीं हम बॉर्डर डिस्प्यूट देखते हैं। एक साइलेंट वॉर कहीं ना कहीं हम देखते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना कॉन्ट्रीब्यूट टू बिल्ड अप पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो हमारा जो है, हमारा दुश्मन और भी क्यों, ये हम इसको मान सकते हैं क्यों, चाइना ने क्या है, पाकिस्तान की हेल्प की है न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाने में, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। चाइना जो है, चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की है। तो ये भी क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा जो है वो बॉर्डर कंट्री है और उससे डिस्प्यूट बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए भी चाइना ने जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प की है। चाइनाज मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार वर व्यूड एज हॉस्टाइल इंटरेस्ट इन साउथ एशिया। चाइना क्या कर रहा है, जो आसपास की छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, उनके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है या रिलेशन बना लिए हैं। इससे पता चलता है कि किस तरीके से उसका हॉस्टाइल इंटरेस्ट है इन साउथ एशिया। चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान इन यूएनओ। चाइना ने यूएनओ को सपोर्ट किया कश्मीर इशू पर, टेररिज्म पर, टू डाउनग्रेड द रिलेशन बिटवीन दीज कंट्रीज। अब इससे क्या हुआ, जब चाइना ने सपोर्ट किया यूएनए में किसको, पाकिस्तान को, इससे क्या हुआ, इससे जो है इंडिया और चाइना के अंदर और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर डाउनग्रेडिंग द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो चाइना और इंडिया के रिलेशन हम देखेंगे कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि दोनों ही जो है, चाइना और इंडिया दोनों ही इमर्जिंग पावर है। अब चाइना क्या है, बहुत ज्यादा और पावरफुल होना चाहता है। तो जो आसपास की कंट्रीज हैं इंडिया की, तो
उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एरिया ऑफ कॉपरेशन, अब हम एरिया ऑफ कॉपरेशन देखेंगे कहां कहां इंडिया और चाइना ने कॉपरेट किया एक दूसरे के साथ। आफ्टर द चेंज ऑफ चाइनाज पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम मिड टू लेट 1970s, चाइना पॉलिसी बिकेम वन पैंगनेटिक एंड आइडियोलॉजिकल। जब चाइना की जो लीडरशिप है उसमें चेंज आया तो बहुत सारा चेंज यहाँ पर इनके रिलेशंस में भी आया, पॉलिसी में भी आया। सो अब चाइना ने क्या किया, थोड़ा सा जो कंटेंशियस इशू थे उनको सेटल करने की कोशिश की विद इंडिया। इंडिया चाइना रिलेशंस नाउ हैव स्ट्रेटेजिक एज वेल एज इकोनॉमिक डायमेंशन। अब जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस हैं बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट से नहीं झलकते, वो इकोनॉमिक डायमेंशंस को यानी कि इकोनॉमिकली वो एक दूसरे को जो है वो इंप्रूव करना चाहते हैं। बोथ कंट्रीज वुड लाइक टू प्ले अ मेजर रोल इन एशियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। तो इन दोनों में क्या है, अब कंपटीशन एक तरीके का हो गया है कि किसकी इकोनॉमी ज्यादा बेहतर है। Rajiv Gandhi's visit to China in 1988 provided the impetus for an improvement in India-China relations। तो जब राजीव गांधी ने विजिट किया 1988 में चाइना में, तब कहीं ना कहीं थोड़े से इंप्रूव हुए इंडिया और चाइना के रिलेशंस। बोथ कंट्रीज हैव साइंड एग्रीमेंट्स ऑन कल्चरल एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ओपन बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड। दोनों कंट्रीज ने जो है यहाँ पर कुछ कुछ चीजें साइन की, कल्चरल एक्सचेंजेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट, साथ में ओपन बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड, इन सब के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए। इंडिया चाइना ट्रेड ग्रोइंग, अब इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है 30% पर ग्रोइंग एट 30% पर ईयर सिंस 1999। तो इतने सारे डिस्प्यूट होने के बाद भी हम चाइना के साथ बहुत बड़ा ट्रेड करते हैं और हर साल ये ट्रेड जो है वो 30% बढ़ जाता है। हम आप लोग भी देखेंगे आसपास अपने चाइना के माल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये क्या है, हम क्योंकि चाइना में जो बनी चीजें होती हैं वहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि वहाँ की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सस्ती हैं, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं उनको ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सस्ती पड़ती हैं तो ज्यादा लोग खरीद लेते हैं। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम $338 मिलियन इन 1992। तो इतना ज्यादा बढ़ गया और ये 2017 में आप देखोगे ये बढ़ गया 84 बिलियन। यहाँ मिलियन था और यहाँ हो गया बिलियन, यानी कि हम बहुत ज्यादा क्या है इंडिया चाइना के साथ ट्रेड करते हैं। इन्होंने एनर्जी डील्स भी की है। इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लिंक्स, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट should help establish a stake positive and sound relationship with India and China। और इससे क्या है, इन ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ, कम्युनिकेशन लिंक्स बने और कॉमन इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उन्हें एस्टैब्लिश करने के लिए कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशन में पॉजिटिव सुधार आया है या सुधार आया। इंडियन एंड चाइनीज लीडर्स एंड ऑफिशियल्स विजिट बीजिंग एंड न्यू दिल्ली विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। और अब देखते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही कंट्रीज के आपस में जो है वो ऑफिशियल्स विजिट करते रहते हैं। अब बीच में कुछ थोड़ा सा इशू हुआ था तो अब वो विजिट जो है वो थोड़ा कम हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो रिलेशंस होते हैं वो जैसे 1962 में वॉर हो गया था उस तरीके की नौबत अब मुश्किल आती है, अब नहीं आती है। सो ये था पूरा चाइना और इंडिया चाइना रिलेशंस। अब हम देखेंगे एक बार जापान के बारे में। जापान के बारे में देखेंगे तो जापान क्या एक आइलैंड कंट्री है। जापान किस तरीके से इमर्जिंग पावर है, जापान को किस तरीके से इमर्जिंग पावर माना जा सकता है। जापान क्या है, ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया की एक आइलैंड कंट्री है। जापान इज द ओनली नेशन जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब का डिस्ट्रक्शन सहा था। अमेरिका ने जब बम गिराया, कहां पर, अमेरिका ने जब बम गिराया हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों की दोनों शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए और आज तक इसका जो इफेक्ट है वो माना जाता है। अब इन्होंने जब इनका आर्टिकल बना, as per the article 9 of the Japanese constitution, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat use of force as means of settling international dispute। अब इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया उस टाइम के बाद जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इन्होंने क्या लिख दिया उसमें कि हम क्या है, जो नेशन है हमारा वो वॉर कभी डिजर्व नहीं करता। वहां पर हम क्या है, वॉर को रिनाउंस करते हैं, वॉर को छोड़ते हैं कि क्योंकि ये हमारा राइट है कि हमारे यहाँ किसी तरीके का वॉर ना हो। और उन्होंने कोई भी इशू सेटल करने के लिए फोर्स का यूज करने के लिए एकदम क्या कर दिया है, मना की। एंड द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्सेज एज अ मींस ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इन्होंने इसको भी अनाउंस कर दिया है कि हम किसी भी तरीके का फोर्स और यूज नहीं करेंगे। जापान
क्या है, एन इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर। किस तरीके से, जापान हैज वेरी फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि आइलैंड कंट्री है, वहां पर बहुत ही कम नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एंड इम्पोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स रॉ मटेरियल, ये बहुत सारा क्या है रॉ मटेरियल जो है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है। इवन देन इन प्रोग्रेस रैपिडली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा जो जिसका डैमेज हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था सबसे ज्यादा जिसके यहाँ, वो था जापान। लेकिन उसके बावजूद ये आज के टाइम पर बहुत ज्यादा रैपिडली प्रोग्रेस करने वाली कंट्री है। फेमस जापानीज ब्रांड कौन कौन से आप देखते हो, जो आप सोनी देखते हो, पैनासोनिक देखते हो, कैनन देखते हो, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, मजदा, ये जो जितने बड़े बड़े प्रोडक्ट आप देखते हो, गाड़ियां देखते हो, टीवी देखते हो, ये फ्रिज देखते हो, ये सब किसके किसके हैव अ रेपुटेशन फॉर मेकिंग हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। आप ये जापान की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप्ड है कि जो बड़े बड़े ब्रांड आज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूज करती हैं वो सब बनते हैं जापान में। जापान बिकेम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट इन 1964। जापान जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर बन गया था 1964 में। 2017 में ये वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी था। कितनी बड़ी बात है, 2017 में ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। इट इज द ओनली एशियन मेंबर ऑफ द G7। तो ये जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उसमें से जो G7 जो ग्रुप है उसका पार्ट सिर्फ और सिर्फ कौन है, जापान। इट इज द 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। ये 11th नंबर पर है पॉपुलेशन के मामले में। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ द UN। ये UN का जितना बजट होता है वो उसमें सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है UN के बजट में। जापान्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज ओनली 1% ऑफ इट्स GDP। इट इज 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो जापान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, जितनी इसकी GDP है उसका सिर्फ 1% ये स्पेंड करता है। किस पे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे। किस पे, मिलिट्री पर सिर्फ 1% खर्च करता है, 1%। लेकिन जो 1% है वो कितना है, 1% 7th लार्जेस्ट है, यानी कि इसकी GDP बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर ये 1% भी करता है तब भी अपने मिलिट्री पे जितना सभी देश करते हैं वो उसमें 7वें नंबर पर आता है जापान। जापान हैज हैड अ सिक्योरिटी अलायंस विद US सिंस 1951। जापान के जो सिक्योरिटी अलायंस है US के साथ वो 1951 से, यानी पहले ही इसने अपने आप को सिक्योर कर लिया और US के साथ इसका क्या है, समझौता हो गया। साउथ कोरिया कि अगर हम बात करें, साउथ कोरिया को भी हम एक इमर्जिंग पावर के रूप में देखते हैं कि किस तरीके से जो साउथ कोरिया है वो एक तरीके का इमर्जिंग पावर है। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। द कोरियन पेनिनसुला वॉज डिवाइडेड इनटू साउथ कोरिया जिसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है, नॉर्थ कोरिया जिसको डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। ये कब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो कोरिया था दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। इट इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ये भी एशियन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, एशियन कॉन्टिनेंट में ही लोकेटेड है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ये, द कैपिटल कौन सी नदी के किनारे इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल का नाम है सियोल। इसकी कैपिटल का नाम है सियोल। कौन सी नदी के किनारे है, हान रिवर पास, हान रिवर के किनारे ये शहर बसा हुआ है। साउथ कोरिया एंड इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर किस तरीके से हम देखेंगे तो किस तरीके से है, बिटवीन 1960s एंड द 80s it rapidly developed into an economic power which is termed as miracle on the Han river। इसने क्या है, रैपिड डेवलपमेंट किया तो इसको बोला गया मिरेकल ऑन दी हान रिवर। साउथ कोरिया बिकेम अ मेंबर ऑफ OECD। OECD का मेंबर बन गया 1996 में। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर ये बन गया 1996 में। इन 2017 इट्स इकोनॉमी वाज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। 2017 में इसकी इकोनॉमी 11th लार्जेस्ट बन गई इन द वर्ल्ड। इन 2017 इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाज द 10th लार्जेस्ट। इसका जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो पूरे विश्व में 10वां स्थान था। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 में जो HDRI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें इसका स्थान था 18वां। यानी कि जो यहाँ के लोगों की लाइफ थी वो भी बहुत ज्यादा क्या है, डेवलप्ड। टू मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड सक्सेसफुल रेंट रिफॉर्म्स। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी पर ही काम नहीं किया, ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी काम किया। यानी कि इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए, रूरल डेवलपमेंट किया, एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रैपिड, जिससे क्या हुआ, जिससे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। साउथ कोरियन ब्रांड सच एज सैमसंग, LG, Hyundai बिकेम रिनाउंड इन इंडिया। और इंडिया में आप देखोगे ये तो बहुत ही ज्यादा चलते हैं। सैमसंग हो गया, LG हो गया, टोयोटा हो गया, Hyundai हो गया, सोनी हो गया, ये सारे ब्रांड आप जो नॉर्मल आप ब्रांड देखते हो वो सब मोस्टली किसके हैं, साउथ कोरिया कंट्री के हैं। अच्छा,
टोयोटा और सोनी वो सब जापान के हैं। जो आप देखते हो सैमसंग, एलजी और hyundai ये हैं साउथ कोरिया के। कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन एक दो आप डिस्कस कर सकते हैं। रैपिड डेवलपमेंट टू एन इकोनॉमिक पावर विच इज टर्म्ड एज मिरेकल ऑफ हान रिवर, तो ये इसका आंसर क्या है, साउथ कोरिया। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तिब्बत ने कब किया, 1950 में। ईयू कब बना, 1992 में। आसियान 1967 में। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन चाइना 1982। ओके अभी हम बात करेंगे ब्रिक्स की। ब्रिक्स कंट्रीज किस तरीके से एक इमर्जिंग सुपर पावर के रूप में आप देखते हो, तो ब्रिक्स जो जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया कब, 2009 में, जिसको नाम दिया गया ब्रिक्स का। जिसको नाम दिया गया ब्रिक्स का, यानी बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और बाद में जुड़ा इसमें साउथ अफ्रीका, बाद में इसमें एस जुड़ गया। पहले ये था ब्रिक। 2010 में यानी 2010 में साउथ अफ्रीका ने जो है ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। इसके जो मेंबर इसके जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। 23% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड ये रिप्रेजेंट करते हैं। 30% ऑफ द टोटल टेरिटरी ऑफ द वर्ल्ड ये रिप्रेजेंट करते हैं। 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ये रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो इमर्जिंग पावर ऑलरेडी है उन्होंने भी अपना क्या बना लिया, एक ग्रुप जिसको बोला गया है ब्रिक्स। इनकी हर साल एक समिट होती है, एनुअल समिट होती है। ये जो एक्रोनिम है ब्रिक्स, ये जो नाम दिया है वो किसने दिया है, जिम ओ नील ने दिया कब, 2001 में। और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। पर्पस क्या था इसका, पर्पस है सेक्टोरियल कॉर्पोरेशन इन डिफरेंट एरियाज, ताकि सभी एरिया, कई सारे एरियाज में जो है वो कॉर्पोरेशन किया जा सके, इसलिए एक ग्रुप बनाया गया। किस किस एरिया में, साइंस टेक्नोलॉजी, ट्रेड प्रमोशंस, एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन फाइट, इमोशंस एंड फाइट एंड अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम। जो भी क्राइम्स होते हैं ट्रांसनेशनल, उन सब में कंट्रीब्यूट करने की, उन सबको खत्म करने के लिए, और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, हेल्थ में कंट्रीब्यूशन करने के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन सब के प्रमोशन के लिए जो है ब्रिक्स का निर्माण हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। ये चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो गया। हमने देखा इसमें किस तरीके से यूएस हेजेमनी थी पहले। अब यूएस हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इमर्जिंग पावर बनती जा रही है। वहां पर भी बहुत ज्यादा क्या है, डेवलपमेंट हो गया है, जो कि यूएस के लिए एक थ्रेट के रूप में काम कर सकता है। यानी कि अब जो वर्ल्ड था पहले था बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था कब, कोल्ड वॉर के दौरान। और फिर उसके बाद में ये बन गया यूनिपोलर, जब यूएस एक सुपर पावर, अकेली सुपर पावर रह गया था। और उसके बाद ये वर्ल्ड अब धीरे धीरे बढ़ रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। अब ये जो वर्ल्ड है पूरा बढ़ रहा है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल D+B PGT पॉलिटिकल साइंस। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।